Now let's go across to our old friend Mr. Lakshman Saudi. Lakshman Saudi साहब नमस्कार. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी. जय भवानी, जय शिवाजी. जय सिया राम सर, जय सिया राम. जय सिया राम. तो लक्ष्मण साहजी साहब, लगता है भगवान भी आपके लिए काम कर रहा है. प्रकाश अंबेडकर जी ने एमबीए को छोड़ दिया. प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा कि मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा. बहुजन समाज पार्टी है, वो भी कहती है कि वो हम अकेले लड़ेंगे. और विदर्भ की 11 की 11 सीटें मुझे लग रहा है आपकी जेब में आने वाली है, आपके पास आने वाली हैं सारी की सारी. मुझको ऐसा लग रहा है. आप बताएं सर, पहले महाराष्ट्र की स्थिति के ऊपर जरा रोशनी डालें लक्ष्मण साहजी साहब. तो मैं हमारी चर्चा शुरू होने में पहले मैं एक बताना चाहूँगा. प्लीज. आज का जो दिन है जी, हमारे संस्कृति में बहुत बड़ा दिन है. आज तुकाराम बीज बोलते हैं आज के दिन को. जी. आज संत तुकाराम वैकुंठवासी हुए थे. वैकुंठ गमन किया था जी. और महाराष्ट्र के पूरे विचारधारा में जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समकालीन संत थे, तो हमारे सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर में जो कहा जाता है, ज्ञानदेवे रचिला पाया तुका झाला से कळस. तो 12वीं 13वीं शती में संत ज्ञानेश्वर जी ने उसका फाउंडेशन बनाया हुआ था संस्कृति का, और संत तुकाराम महाराज जी ने उसके ऊपर कलश चढ़ा दिया. तो इतना ऊंचा स्थान संत तुकाराम जी का हमारे संस्कृति में है, और आज उनका दिन हम उनको स्मरण किए बिना, उनकी सीख पढ़े बिना रह नहीं सकते. इसलिए मैंने पहली बार आपको बताया. तो ये जो अभी लक्ष्मण साहजी साहब ने बताया, संत तुकाराम जी वैकुंठ निवासी हो गए. आज दोपहर में उन्होंने अपने प्राण त्यागे. दूसरा दिन था फाल्गुन कृष्ण पक्ष का 1650 में, तब ये गए. जी सर, अब आप बोले प्लीज. तो ये आज उनके स्मरण करके हम हमारी चर्चा को शुरुआत करेंगे. क्या बात, क्या बात. इसलिए मैंने कहा मोदी जी देहू में आए थे पिछले साल. मोदी जी की जो अनेक मात्र नेता की जो छवि है जी, लोगों के साथ मिली हुई, संतों के साथ चर्चा किया सब, तो उसमें तुलसी माला पहना के जो उनकी छवि है वो देहू की है. और वहाँ संत तुकाराम जी के दर्शन करने या उनके क्षेत्र में वो गए थे. क्या बात है, क्या बात है. हर हर महादेव. वो इसलिए वो याद आया जी, अच्छी तरह से. जी बोलिए सर. अभी जो हमारी चर्चा चल रही है सर, एक तो इस चुनाव के तरफ सब लोगों ने, हमने ऐसा देखना चाहिए, ये चुनाव देश के लिए होते हैं. ये चुनाव किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी दल के खिलाफ, ये तो प्रक्रिया की बात है. लेकिन फिर भी देश का भविष्य, देश का भवितव्य जिसके साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए लोकसभा के ये चुनाव होते हैं. और इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि मानकर चलने वाले लोग हैं. हमारे लिए ये एक जनता के साथ जुड़ने के लिए और एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है. इसमें कोई दल कम ज्यादा, कोई आदमी आगे पीछे, ये पर्सनलाइज वोटिंग नहीं होती. इसके ऊपर किसी समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी दल के लिए, उसके बजाय ये देश के लिए मतदान वोटिंग होता है. इसलिए इस चुनाव को इस नजर से देखना चाहिए. और आज देश की जो जरूरत है, ये चुनाव जो होने जा रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो देश विरोधी कार्य करने वाली गतिविधियां होने वाले लोग, करने वाले लोग, उसके लिए जिम्मेदार रहने वाले लोग, और देश के लिए समर्पित होने वाले लोग, ये दो तरीके से सिर्फ वोटिंग होने वाला है. ये दो के लिए, एक होगा देश के लिए, और जो देश के बर्बादी के लिए दूसरा वोट होगा. ये इतना सादा सीधा गणित है इस समय का. क्योंकि पाकिस्तान के, चीन के साथ जो हमारे संबंध जिस तरीके से गवर्नमेंट को बताए बिना हो रहे हैं विरोधी दल से, वो भी चुनाव में खड़े हैं. और इस राष्ट्र को विश्वगुरु करने के लिए जो दल प्रयास कर रहे हैं, जो कि भाजपा है, हमारे एनडीए है, वो एक है. इसके लिए मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, जो हमारे नेताओं ने हमको अभ्यास वर्ग में या कहीं ना कहीं कही होगी. तो जब एक बड़ी अग्नि का जब प्रलय होता है, तो उस वक्त बहुत लोग आग बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें एक चिड़िया होती है और वो अपने चोंच से
जितने बूंद उस चोच में पानी आता है उसमें आग में वो आग बुझाने के लिए प्रयास करती रहती है। लोग सोचते होंगे अरे ये चिड़िया के इतने पानी से क्या आग बुझने वाली, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इसलिए जब चिड़िया को पूछा गया इतने तेरे प्रयास से क्या होने वाला है, लेकिन वो जो बात बोलती है वो बहुत गंभीरता से सोचने जैसी है कि वो बोलती है कम से कम आग लगाने वाले लोगों में तो मेरा नाम नहीं होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। तो देश बचाने के लिए जो हमारा काम होगा वो हम करने जा रहे हैं। देश बेचने वाले लोग और देश बचाने वाले लोग, ये दोनों के लिए वोटिंग अभी यहां सामने आ रहा है और इसके लिए देश का चुनाव इस तरीके से देखना जाना चाहिए। साहू साहब, आप खुश भी होंगे कि इस बार होली राम मंदिर में 550 साल के बाद होली का सेलिब्रेशन हो गया। ये उसमें इसी में एक ऐतिहासिक जबरदस्त एक जो बोलते कि नरेंद्र मोदी जी का जीत है, जो राम मंदिर में जो जिस प्रकार से 550 साल के बाद डिस्ट्रॉय किया गया था और मोदी साहब ने उसको जीवित कर दिया, पुनर्निर्माण कर दिया। और इस होली में वहां पर सब एक आनंदमय माहौल था, होली खेला गया राम के मंदिर के अंदर। आप इसका विवरण, आप बहुत बार राम मंदिर जा चुके हो, आप इस चीज को कैसे देखते हो? नहीं, सही बात है साहब। ये जब होली का त्योहार आ रहा था उसी वक्त एक तो राम जी का दर्शन, राम मंदिर का दर्शन, वहां जाना, ये दुनिया के सब लोगों के लिए एक अभिमान की, एक गर्व की बात हो गई है। लोगों का ऐसा रहता है अभी दर्शन के लिए खुआ है, मंदिर बड़ा बना हुआ है, इतने 500 सालों के बाद इतना झगड़ कर, इतना कंट्रोवर्सी में और कानून के मुताबिक सब हुआ है, तो अभी रामलला का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, ऐसे करोड़ों लोगों को, विश्व के लोगों को लगता है। और इसलिए जब से ये शुरुआत हुई है रोज भारी भीड़ वहां उमड़ पड़ी है। और अभी जो होली का जो त्योहार आ गया तो ये तो खुशी और ज्यादा हो गई साहब। अभी ये जो त्योहार आएंगे ना, अभी हमारा होली का त्योहार आएगा, अभी हमारा वर्ष प्रतिपदा आएगी, फिर रामनवमी का उत्सव आएगा, हनुमान जयंती आएगी, ताकि जो रोज अलग अलग हर महीने के जो त्योहार आएंगे उसमें रामलला जी का स्मरण करके, रामलला जी की प्रेरणा लेकर हमारा जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है यहाँ का, वो और मजबूत होने के लिए, और लोगों को एक गर्व महसूस हो रहा है कि इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद ये सामने हमको करने को मिल रहा है, हम इसके सहभागीदार है, हम इसके साक्षीदार है और हमको ये देखने को मिला, हम भाग्यवान खुद को लोग समझते हैं। अभी लक्ष्मण सावजी साहब, विपक्ष का जहां तक प्रश्न है, विरोधी दलों का जहां तक प्रश्न है, उनका यह कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो इशू है वो बड़ा कारगर सिद्ध होगा भारतीय जनता पार्टी को हराने में। इसके पहले कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर आप जवाब दें, एक छोटा सा स्पष्टीकरण मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। एक कंपनी है हब पावर कंपनी, हब पावर, वो कंपनी ने कुछ 95 लाख रुपए कुछ दिए बीजेपी को। एक ऐसी कंपनी पाकिस्तान में भी है जिसका नाम भी है हब पावर कंपनी। ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने हब पावर कंपनी, जो पाकिस्तानी कंपनी है, उसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान से पैसे आए। उसके बाद इस पर रिसर्च की गई, मालूम पड़ा कि यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में एक हब पावर कंपनी है, लेकिन यह हब पावर कंपनी जो है ये दिल्ली की कंपनी है साहब। इसके मालिक हैं रवि मेहरा साहब, इसके मालिक हैं। ये दिवाली की लाइट्स बनाते हैं, रिचार्जेबल बल्ब्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाते हैं, और इसका पाकिस्तान या किसी और देश की किसी कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है। ये दिल्ली की गीता कॉलोनी है, वहां पर ये कंपनी है। इनका बड़ा अच्छा टर्नओवर है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट इनका बन रहा है। इन्होंने बीजेपी को कोई 95 लाख रुपए दिए हैं। लेकिन इसका मैं अपने दर्शकों के सामने ये बात रखना चाहता हूं, ये हब पावर कंपनी टोटली इंडियन है, इसका पाकिस्तान की हब पावर कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है। अब आप बताएं सर, लक्ष्मण सावजी साहब, अब आप बताएं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जो इशू है। एक बात तो हम सबको माननी पड़ेगी जी, हम तो 10 साल से सत्ता में आए हुए हैं जी, चुनाव 50-60 साल से भारतवर्ष में होते हैं, 1952 से 1952 से। तो जी, चुनाव के लिए दल को चंदा लेना, जी,
सबसे पहले चंदा कौन से पार्टी की तरफ आता था? कांग्रेस की कितने तरफ। सालों से आता था? इसका कोई कांग्रेस हिसाब की है तरफ। क्या? कांग्रेस की तरफ। इसका हिसाब न होने के लिए उनको जो नोटिस गई है जी पहले से, कभी उन्होंने जवाब देने का जिम्मेदारी नहीं समझा। और आज कम से कम हमारे राज्य में मोदी जी के नेतृत्व में कितने पैसे कहां से किसको आते हैं ये समझने तो लगा पहली बार। कांग्रेस ने कब हिसाब दिया 50-60 साल में इसका? और उसके बावजूद अभी जब हिसाब सामने आया है तो हमारा सत्ताधारी दल होने के बावजूद हमको पैसा कम मिला है और हमारे से दुगुना तिगुना पैसा विरोधी दलों को मिला है, जिनकी संख्या नाम मात्र है अपने अपने प्रत्याशियों की, लोक प्रतिनिधियों की। तो इसके बारे में सोचना चालू हो गया है, लोग भी सोचते हैं। आरोप चाहे कितने भी हो, लेकिन सामने जब पिक्चर आता है तो सबके सामने ये नजर आता है कि हमारी पार्टी जो ऑडिट होता है हर साल इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से, हमको कभी नोटिस नहीं मिला इस तरह का कि आपका हिसाब बराबर नहीं रखा जाता है, आपका टैक्सेशन बराबर नहीं हुआ है। तो ये जो कांग्रेस को 1995 से पिछले 28-30 साल से कांग्रेस के ऊपर जब ये सब इंक्वायरी लगती है तो वो अनदेखा करते हैं, हिसाब नहीं देते हैं। और जब उनके ऊपर जब समय आया है तो सिर्फ रूलिंग पार्टी को दोष देने का, अपनी यंत्रणा को कमी दिखाने का यह काम होते जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सब पिक्चराइज हो गया। मैंने पिछली भी चर्चा में बताया था, हमारे जो शीर्षस्थ नेता है पार्टी के, केंद्रीय नेतृत्व है, राज्य के नेतृत्व है, उन्होंने इसके बारे में समय समय पर बहुत अच्छी तरह से पब्लिक के सामने, सब इनके सामने ये चित्रीकरण किया है इसका। लेकिन मुझे लगता है ऐसा, वेरी फ्रैंकली, अभी ठीक है, चलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा मिला है, आखिरकार आपने कोई ना कोई छोटा सा मुद्दा तो उनको दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसका भी हाल वो राफाल डील वाला ही होगा। मुझे लग रहा है वो कह रहे थे ना पहले 2019 में चौकीदार चोर है वगैरह वगैरह वगैरह, तो मुझे ऐसा लगता है इसका भी हाल वैसा ही होगा जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपके मुताबिक, जिसकी वजह से लोग आंख बंद करके एकदम देख करके सीधा कमल पे जाकर के वोट देंगे? क्या लगता है? सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हम जनता और सरकार का जो अंतर था पहले, जी, जनता को यह अपनी सरकार लगती है अभी। यह पहली बात है कि जनता के पास सरकारी स्कीमें बहुत बड़ी मात्रा में पिछले 10 साल में गई है, यह मानना पड़ेगा। आम आदमी को राष्ट्रीय विकास की धारा में, प्रक्रिया में लाने के लिए जो प्रयास किए गए इतने सालों में जो नहीं हुए, वो आज आम आदमी आपस में चर्चा करते हैं। मोदी ने इतना कुछ किया है तो हमको मोदी ही फिर से चाहिए। ये राजनीतिक दल नहीं बोलते हैं, ये आम पब्लिक बोलती है। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, आने वाले जनरेशन को आत्मनिर्भर बनाने का हर क्षेत्र में ये जो बड़ा काम हुआ है, इसके लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को इस समय भारी बहुमत से चुन के देने वाली है। केजरीवाल के अरेस्ट के बाद, लक्ष्मण चौधरी साहब केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद देश के अंदर और देश के बाहर पूरे दुनिया में से आलोचना आना शुरू हो गया कि आपने केजरीवाल जी को अरेस्ट कैसे हो गया कर दिया। देश के अंदर राहुल गांधी जी पहले ही चिल्ला रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। शरद पवार जी चिल्ला रहे थे कि देखो ऑपोजिशन लीडर को टारगेट किया जा रहा है और यह कोई ढंग ठीक नहीं है, इस प्रकार से लोकतंत्र चल नहीं सकता। सुप्रिया सुले जी चिल्ला के कह रहे हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। ये तो क्या केजरीवाल के अरेस्ट मोदी साहब को और बीजेपी को खड़गरे में खड़ा कर दिया है? आलोचना दुनिया भर से आ रहा है, जर्मनी से आया, यूएस से आया, अलग अलग देश, कुछ इस्लामिक देश भी आलोचना करने लगे हैं। आप इसको कैसे देखते हो? क्या ये प्लस फैक्टर होगा मोदी जी को? अगर पूरे दुनिया आलोचना कर रहे हैं तो पूरे मोदी साहब उभर कर आएंगे, इसमें कैसे देखते हो आप? साहब, केजरीवाल का सब जब विषय सामने आएगा, केजरीवाल की राजनीति में जिस तरह से शुरुआत हुई थी, आदरणीय अन्ना जी हजारे के साथ उन्होंने जो टीम बनाई थी और अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो
अभियान आंदोलन चला, जी। उसमें जो केजरीवाल का लीडरशिप उभर कर आ गया, और वो केजरीवाल पहले 6 महीने के और बाद के केजरीवाल, इसमें जमीन आसमान का अंतर है अभी लोगों को दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक बार लोगों को आप गुमराह कर सकते हैं, और अभी उनका पूरा चेहरा, उनका पूरा कारोबार सामने आया है, और इतने काले कारनामे, सिर्फ करप्शन नहीं है, देश विरोधी गतिविधियों में केजरीवाल का नाम, उनके टीम का नाम आना, यह हमारे लिए सबसे शर्मनाक बात है। और ये जैसे जैसे आगे जाएगी कहानी, जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ेगा, लोग इनकी कड़ी निंदा करेंगे। और जो लोग अभी उनके लिए चिल्ला रहे हैं, वो क्या शरद उनके पवार ऊपर जी, ये नौबत आने वाली है। राहुल गांधी के ऊपर भी और सुप्रिया सुले के ऊपर भी यही नौबत कुछ दिन के बाद फिर आने वाली है। लेकिन लक्ष्मण सावजी साहब, कहा तो ये जाता है कि जहां तक नागपुर का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का राष्ट्रीय आरएसएस का जहां तक प्रश्न है, ये कहा जाता है कि असली एजेंडा तो केजरीवाल जी निभा रहे हैं उनका, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, महिलाओं को सुरक्षा देना, महिलाओं को मुफ्त में ट्रैवल करने के लिए पैसा देना, बिजली मुफ्त में देना, ये तो आरएसएस का एजेंडा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और असल में ये पूरी बात सुन ले सर, असल में ये भी कहा जाता था उस वक्त कि असल में अगर आप पीछे जाएं तो आपको मालूम पड़ेगा कि केजरीवाल जी तो असल में आरएसएस के ही हैं। सर बताएं। नहीं, ये सरासर गलत होने जा रहा है। आरएसएस का अगर संस्कार उनके ऊपर होता तो लिकर के मामले में उनको जेल नहीं होती थी, और फिर ऊपर से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सब करके फिर मैं वैसा नहीं हूं, ये बोलना ये बहुत गलत है। और सब चीजें सामने आ रही है, और जब पूरी तहकीकात हुई है, 9 बार समझ जाने के बाद जब आदमी वहां हाजिर नहीं हुआ है, उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया है। और केजरीवाल की पूरी कहानी, केजरीवाल की पूरी स्टोरी, केजरीवाल का पूरा प्रकरण, ये राजनीति के साथ जोड़ना सरासर गलत हो जाएगा। ये गुनहगार है, दिल्ली का गुनहगार है, देश का गुनहगार है, और आगे जाकर और अलग अलग क्या क्या, इनको खालिस्तान का समर्थन करने वालों के वहां से उनको फंड्स आना, ये कहां की बात है सर? उसका अभी प्रमाण आया नहीं है, लेकिन चलिए आपकी बात मान लेते हैं। अब केजरीवाल जी को छोड़ करके जरा आगे बढ़ते हैं। आप ये बताएं, ये कहा जाता है कि मोदी जी अभी 2024 के बारे में सोच ही नहीं रहे। मोदी जी तो 2047 के बारे में सोच रहे हैं। 2047 की सोच रहे, सही बात जी। है। उन्होंने कहा कि 2024 तो खत्म है भाई, 2024 के बारे में क्यों बात कर रहे हैं उनसे? बराबर है, विजन जो है हमारा वो 2047 का है। यही है, बराबर है चेतन। लेकिन 2047 तो चलो, मोदी जी की सोच बहुत आगे तक है, हम लोगों की सोच तो बड़ी छोटी है। हम लोगों की सोच तो यहाँ तक की है कि यार अगले लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा। आपको क्या लगता है कि 2024 में जब आपकी सरकार वापस आ जाएगी, बीजेपी के 370, एनडीए के 400 पार, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? सबसे पहला लक्ष्य क्या रहेगा मोदी सरकार का जब वो तीसरी बार जीत के आएंगे और जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड जो है वो इक्वल कर लेंगे? जी बताएं। सब जो डर बताकर इन्होंने अलग अलग कारणों से भारत को आगे जाने से रोका था कांग्रेस ने, जी, नेहरू जी से लेकर अभी तक मनमोहन सिंह तक, तो ये डर लोगों के मन में से निकालकर हमने 370 रद्द कर दिया है। जी, राम मंदिर का सपना साकार हुआ है। जी, 35 ये का ये जो माहौल चल रहा है ये पूरा किया है। जी, विषमता जहां जहां समाज में है, वो विषमता दूर करने के लिए कड़े से कड़े प्रयास किए जाएंगे। सबसे पहले विषमता दूर भारतीयता करने का के जो लिए। महत्व है, जी, भारतीयता का जो महत्व है, जी, वो दुनिया को समझने के लिए जितने प्रयास करने चाहिए, फिर वो भाषा का हो और कोई हो, सांस्कृतिक का हो, विरासत का हो, चाहे कोई भी बात हो, भारतीयत्व पूरे वर्ल्ड में कैसा छा जाएगा। और भारतीयता के लिए जो जो गलतफहमियां बनाई थी पहले 50-60 साल में, और गलतफहमियां दूर होकर
एक भारत के लिए छवि, भारत के बाहर छवि बनाना और भारत के अंदर एक दूसरे के साथ विश्वास से रहना। एक दूसरे के बीच में जो गरीबी अमीरी की जो एक बड़ा अंतर हुआ है इतने सालों में, वो कम कैसे हो जाए, भेदभाव कैसे नष्ट हो जाए, सामाजिक स्तर पर जो एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट बनाई गई है वो दूर कैसे हो जाए, इसके लिए सबसे कड़े और बड़े प्रयास होने। लक्ष्मण साहब जी साहब, मगर रघुराम राजन जो पूर्व गवर्नर है वो आलोचना करने लगे, बोले कि मोदी साहब का यह विकसित भारत का संकल्प है वो पूरा नहीं हो सकता, बोले कि एक बिलीफ है वो रॉन्ग बिलीफ है, इसमें मत बिलीव करो। उनका कहना है कि आप जो मोदी साहब ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनेगा, विकसित भारत 2047, बोले ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज उनका कहना है कि आपने हवा बनाया है, इसमें मोदी साहब ने हवा बना दिया है। और ये बच्चे हैं जो हाई स्कूल एजुकेशन पूरा नहीं कर पा रहे, बहुत सारे मींस मैक्सिमम बच्चे हाई स्कूल एजुकेशन पूरा नहीं कर पा रहे, ड्रॉप आउट हो गए, कॉलेज और स्कूल से बाहर बहुत बच्चे निकल रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए विकसित भारत का सपना अधूरा रह जाएगा रघुराम राजन का। आप इसको कैसे देखते हो? बिकॉज बात ऐसी है, किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर विषय निकालना बहुत आसान होता है। रघुराम राजन की क्या हिस्ट्री क्या है, उनका सोशल सामाजिक योगदान क्या है उनका। अगर अब्दुल कलाम आजाद जो थे हमारे राष्ट्रपति, उनकी कोई एक नेशनल और एक सोशल छवि थी कि उनका कोई भी सेंटेंस कोई एक अच्छा मंत्र होता था। रघुराम राजन के साथ कौन से विषय जुड़े हुए हैं कि रघुराम राजन कोई अनुमान बनाएंगे और उनका सही होगा या गलत होगा, उनके लिए चर्चा करना भी मैं फिजूल समझता हूं साहब, क्योंकि राजनीतिक इसके अनुमान से बोलना और टीका करना, मोदी जी का काम, मोदी जी की छवि, भाजपा की सरकार, भाजपा की गवर्नमेंट, सब मंत्रीगण क्या काम कर रहे हैं, कैसी योजनाएं हुई है, और ये सब पूरे दुनिया को मालूम है। डेमोक्रेटिक में मूवमेंट में, इस माहौल में कोई एक आदमी उठकर कुछ बोलता है तो उसको कितना महत्व देना चाहिए और लोग कितना महत्व देंगे, ये भी सोचना पड़ेगा हमको। यहां पर आपके लिए सब अच्छा चल रहा है साहू साहब, महाराष्ट्र में एमपीए में चाहे दरार आना शुरू हो गए। शरद पवार साहब ने आलोचना किया है कि उद्धव ठाकरे जी ने जिस प्रकार से 17 कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया, वो धर्म जो है ना, अलायंस का धर्म के खिलाफ है, वो नहीं करना चाहिए था, आपको रुकना चाहिए था। हम लोग बड़ा सभा एक मंच करके फिर अनाउंस करते। कांग्रेस ने आलोचना किया कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसी सीट्स का आपने ऑलरेडी अनाउंस कैसे किया, कैंडिडेट्स अनाउंस कैसे किए, आप धर्म ये निभा नहीं रहे, धर्म अलायंस का धर्म नहीं निभा रहे। निरुपम जी ने, संजय निरुपम कहा कि वो जो जूनियर कीर्तिकर है वो खिचड़ी चोर है, खिचड़ी चोर को आपने कैसे दिया ये सीट। तो आप कैसे देखते हो? प्रकाश अंबेडकर जी अलायंस छोड़ दिया, तो ये क्या आगे जाके ये डूबना दिख रहा है आपको, और बीजेपी के फिर से उदय, अलायंस पार्टनर का फिर से वही दिख रहा है, आप इसका क्या असेसमेंट करते हो साहू साहब? इसमें सब बात ऐसी है, आपने सब नेताओं के नाम लिए, आप हर एक का अपना अपना एक अपने अपने एक विचारधारा है। प्रकाश आंबेडकर की विचारधारा अलग है और कोई है उसमें, लेकिन शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जब एक दूसरे को ऐसा कहेंगे तो जो बुनियाद पर वो खड़े हैं उनका प्रसाद उनको मिल रहा है। उनका एकत्रित आना किस लिए हुआ था? धोखाधड़ी के लिए हुआ था, पूरे मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी। नहीं तो वो दोनों एकत्र आने में क्या ऐसी वजह थी? कौन सा ऐसा आदर्श मुद्दा था? कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी थी? उन दोनों ने इकट्ठे आकर कांग्रेस को बता दिया कि हम भाजपा को बाजू को करके गवर्नमेंट कर सकते हैं। कांग्रेस को अच्छा लगा। अभी ये तीनों भी जब साथ में आए हैं तो जनता का जनादेश जो था उसको ठुकरा कर ये इकट्ठे आए हैं। इसलिए डेमोक्रेसी में जनता इनको एक तो माफ करने वाली नहीं है, और ये जब ये दूसरे को धोखा करके आया है तो इनके साथ कोई धोखा करेगा जो साथ वाला दल, तो ये बोलना भी उन्होंने गलत है। तो लक्ष्मण साहू साहब, एक छोटी सी चीज रह गई जो प्रदीप जी ने आपसे पूछा था, उसके ऊपर आपने कोई कमेंट किया नहीं। शायद आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि मैंने वो बीच में आरएसएस का मुद्दा घुसा दिया जान करके। हास्यास्पद है, वैसे ऐसी बात नहीं है, मतलब
कभी कभी थोड़ा बहुत हंसना भी चाहिए कि भाई अरविंद केजरीवाल जी असल में आरएसएस से हैं, वो अलग बात है। प्रदीप जी ने आपसे ये पूछा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर ये, कि पहले जर्मनी के पार्लियामेंट में अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक डिस्कशन हो गया, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसने एक स्टेटमेंट इशू कर दी, तो वहाँ के जो अभी डिप्लोमेट हैं यहाँ के अमेरिका के, उनको अभी बुलाया गया आज सुबह सुबह और उनको एक डांट लगाई गई कि भैया आप जो हैं अपने अमेरिका के बारे में सोचिए, आप हिंदुस्तान में जो कानून व्यवस्था है, हमारे आंतरिक मामलों में आप दखल देना बंद कीजिए। तो ये सब क्या है सर, जरा बताएं सर प्लीज। साहब आपने केजरीवाल का जब जिक्र किया मैं हंस पड़ा था, आरएसएस का नाम जोड़कर। जी साहब जो कालावधि में ऐसे बात हुई, अभी डॉक्टर हेडगेवार जी कांग्रेस में थे, जी थे, उस समय माहौल ही वैसा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले कौन से किसके साथ जुड़े हुए थे? कांग्रेस के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी युवावस्था में कौन से विद्यार्थी यूनिट के साथ जुड़े हुए थे? प्रसाद मुखर्जी तो मंत्री थे सर। हरेक का अगर इतिहास के बारे में, उस समय जो व्यवस्था थी उसमें आना ठीक रहता है, लेकिन वहां टिकना और उसके संस्कार लेना, और अगर गलत है तो फिर एक अच्छा संस्कारों का आगे निर्माण करना, इसके लिए हेडगेवार जी का नाम लिया जाता है, अटल जी का लिया जाता है, मुखर्जी का। अभी केजरीवाल का आप आरएसएस के साथ जोड़कर नाम लेंगे तो मजाक हो जाएगा, इसलिए मैं हंस पड़ा था सर। मैं भी हंस रहा था, मैं हंस पड़ा था, मैं भी हंस रहा था सर। लेकिन आप ये बताएं कि ये अमेरिका ने जो बोला है और जर्मनी ने जो बोला है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? विदेश में भी ये कहा जा रहा है कि भाई भारत में डिक्टेटरशिप आ रही है, भारत में ऑटोक्रेटिक रूल आ रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है, क्या कहेंगे सर आप? मैंने चर्चा के शुरू में जो पहली बार बोला ना, अभी का जो चुनाव हो रहा है वो देश बेचने वालों के खिलाफ और देश बचाने वालों के साथ। ये दूसरी बात इसमें आती है, राहुल गांधी बाहर प्रेस क्यों लेते हैं देश के बाहर, और देश की बदनामी क्यों करते हैं? ये वही है। अगर यहां न्याय व्यवस्था है, जुडिशियरी पूरी है, और सालों साल मुकदमे चलकर हमको यहां न्याय मिलने के बाद आगे, राम मंदिर जैसा मुद्दा हमने न्यायालय से लिया है, तो केजरीवाल को क्या बिगर कोर्ट के अरेस्ट हुई क्या? ऐसा कैसा चलेगा? बाहर के लोगों को ये मुद्दे देकर वहां प्रेस से बुलवा कर लेना, ये भी एक देश की विरोधी साजिश है, इसको भी समझ लेना चाहिए। और साहू साहब, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी ने एकदम आलोचना किया है, बोले हमारे देश में जो आपने अभी कहा, हमारे जुडिशरी फियर्सली इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारे जुडिशरी में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, कोई ये नहीं बोलता कि इसको पकड़ो। हमारे जुडिशरी जो आपने अभी कहा इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और आपको कोई हक नहीं बनता इस चीज को बारे में पॉइंट आउट करना। हमारे पूरे अलग सिस्टम है, इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं कहता किसी को अरेस्ट करो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी करता है। ये जो जयशंकर जी ने स्टेटमेंट दिया है, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। बोलिए साहू जी साहब। नहीं सही बात है ना, ऐसा है, ये जब नाच न आए आंगन टेढ़ा जैसी कहावत है ना, उसके जैसा ये विरोधी दल वालों का है कि अपने ऊपर कोई संकट आता है तो यहां सब कुछ गलत चल रहा है, और जब वो जीत जाते हैं उनका सब अच्छा चल रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो यहां सब अच्छा चलता है। ऐसा नहीं चलेगा ना, क्योंकि हर ईडी के मामले में भी सरकार को बदनाम किया जाता है। ईवीएम के मामले में कितना बदनाम किया था, ईवीएम के लिए जैसा हमारे चुनाव आयुक्त ने जब अभी चैलेंज कर दिया, हमको भी मालूम है बाहर क्या होता है ईवीएम के साथ छेड़ाछेड़ी, लेकिन ये वोटिंग के लिए जो ईवीएम है, इसमें एक भी अगर गलत बता दिया तो मैं इसमें सरासर झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, जोर से झूठ बोलना, ये जो आदत पड़ गई है, तो उसका नतीजा भी उनको भुगतना पड़ता है बाद में। जुडिशियरी के ऊपर जैसे जुडिशियरी का उपयोग श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया, नेहरू जी ने किया, कांग्रेस वालों ने किया, वैसे हमारे मोदी जी करते नहीं, भाजपा वाले करते नहीं। ये लोगों को मालूम हुआ है। अभी हर एक व्यवस्था को अपने अपने कानून के मुताबिक काम करने के लिए पूरी स्वाधीनता दी गई है, उनको कहीं रुकावट नहीं है, कहां पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। और जब कानून के दायरे में लोग अंदर आ रहे हैं तो कल
कुछ दिन के बाद और लगने वाले हैं, जिनको मालूम है 1 साल 2 साल के बाद अपना नंबर लगने वाला है, अभी जो गए उसके लिए वो लोग चिल्लाते हैं। ऐसी बात होती है इसमें। लेकिन यहाँ पर जरंगे पाटिल साहब की बात करेंगे सिर्फ 1 सेकंड में। लक्ष्मण साहू जी साहब, एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रदीप जी, शायद आपको मालूम नहीं, पता नहीं मालूम होगा कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इस विषय में हमारी चर्चा नहीं हुई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में रामलला की। सर 24 जनवरी से लेकर के आज तक, मतलब परसों तक, आज डेट है 27 तारीख, 24 मार्च तक तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या जा चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा सिर्फ 2 महीने में। दैट इज ह्यूज। मतलब 2 महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु जाना। और अभी तो जैसे जैसे त्योहार बढ़ते जाएंगे, जैसा आपने कहा, वैसे तो मुझे लग रहा है कि मतलब 1 साल के अंदर तो प्रदीप जी ना जाने, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि 8, 9, 10 करोड़ लोग जाएंगे वहां। तो एकदम ऐसा लग रहा है। देश के लोग हैं, लेकिन देश के बाहर के लोग भी आ रहे हैं ज्यादा। जी जी, परसों अफ्रीका की जो टीम आ गई थी क्रिकेट की, जी, सभी लोग आ रहे हैं सर। सभी अमेरिका से लोग आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, सब जगह वही से ना, आ रहे सभी हैं। जगह से लोग आ रहे हैं। मैं उम्मीद यही करता हूं कि वहां पर जो व्यवस्था है वो भी अब बढ़ा दी जाएगी, ताकि इतने ज़्यादा लोगों का ख्याल रखा जा सके बहुत अच्छे तरीके से। और सरयू नदी की जो साफ सफाई हो रही है वहाँ पे एसटीपी प्लांट जो है, ये मुझे कहा गया है कि सितंबर अक्टूबर तक वो भी चालू हो जाएगा। तो सरयू नदी का जो पानी है वो असल में निर्मल, अविरल और पवित्र हो जाएगा। अयोध्या विश्व का एक अच्छा केंद्र बनेगा। जी, सुनने में तो ये अयोध्या विश्व का स्पिरिचुअल सेंटर बनेगा एक। और साहू जी साहब, बीजेपी ने जो डिक्लेयर किया स्टैटिस्टिक्स, काशी में पिछले 2 साल में 13 करोड़ विजिटर्स, 13 करोड़ लोग विजिट किए। काशी का इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि 41% हो गया, 25,000 करोड़ का बिजनेस वहां पर कर दिया। अब काशी हो गया, अयोध्या हो गया, मगर जो ऑपोजिशन है बोल रहे कि पूरे देश सिर्फ 2 जिले में नहीं चलता, काशी और अयोध्या, आपको और भी काम करना पड़ेगा, जैसे आलोचना करते हैं। सब इसमें ऐसा देखना पड़ेगा हमको, भारत की जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विशेषताएं है, हम जब पिकनिक के लिए सिर्फ घूमेंगे ये थोड़ी मात्रा में ठीक है, लेकिन हमारी जो जनरेशन अभी है, ये हमारी भारत की जो विरासत है वो जानना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक पर्यटन होना चाहिए, और आध्यात्मिक पर्यटन सही ढंग से होना चाहिए, ताकि अपने जीवन को एक आकार आ सके, एक अच्छी सोच आ सके विचारधारा को। इसलिए ये इस तरह से ये सारे पूरे विषय की तरफ देखा जाता है। इसलिए मोदी जी ने इसको प्रायोरिटी से लिया है। और सिर्फ हमारे जहां घर के बाजू में मंदिर है वो भी साफ सुथरा रहना चाहिए, वो भी पवित्र रहना चाहिए, वहां भी पूजा होनी चाहिए, वहां मंत्र पठन होने चाहिए, वहां श्लोक पठन होने चाहिए, और पूरे जीवन में एक अच्छा सुकून मिले और एक अच्छा मानवीय मन तैयार हो जाए। इसके लिए ये धार्मिक पर्यटन बढ़ाना, इस दिशा से जाना और इस तरह से इस सब क्षेत्रों का विकास करना, ये सिर्फ बड़े बड़े क्षेत्रों का विकास नहीं है। अभी जिस राम मंदिर में जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही थी, पूरे देश भर जो प्रवास किया मोदी जी ने, उस समय जो हमको सबक दिए सब जगह के, नासिक के कारा मंदिर में आकर उन्होंने लादी पोंछ दी। तो ये हर जगह जहां भी हम है, तो हमारी आध्यात्मिक, हमारी सांस्कृतिक और जो हमारी विरासत है वो सबके सामने, जैसे निधर्मी और सेकुलर ये वर्ड यूज करके 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 हमको हमारे मूल विचारधारा से अलग करने का जो ब्रिटिशों ने साजिश रची थी, वैसा ही हमारे गवर्नमेंट ने आगे किया। और उसके लिए अभी ये चलेगा नहीं आगे, ये दिखाने के लिए और इसमें अमल वजह इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसका एक नतीजा है। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच लक्ष्मण साहू जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैंने चर्चा की शुरुआत तुकाराम बीच से किया था। जी, यस, तुकाराम से किया जी, बिल्कुल तुकाराम अभी 4-5 साहब, इसमें बात ऐसी, अभी 4-5 दिन के बाद एकनाथ षष्ठी आने वाली है। संत एकनाथ महाराज 15वीं शती में जब हुए थे, और उन्होंने जो सामाजिक विचारधारा के साथ, आध्यात्मिक सांस्कृतिक विचारधारा के साथ और प्रपंच में रहने के बाद भी हम एक तपस्वी, एक अच्छा साध्वी जीवन जी सकते हैं,
ये इन्होंने सब संतों ने दिखा दिया है। इसलिए मैं तुकाराम उम्मीद करता से हूं कि लेकर उस दिन एकनाथ भी आप षष्ठी हमारे तक साथ होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि उस दिन भी आप हमारे साथ होंगे सर। थैंक यू वेरी मच। षष्ठी के दिन भी रहेंगे। नमस्कार सर। जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद। थैंक यू। हर हर महादेव। जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय जय शिवाजी। शिवाजी। थैंक यू सर। But the BJP is very, very confident. They're winning, and I think the opposition is really and truly helping the BJP to win. And at the moment,